हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ नम्रता पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे। आज जो आपका टॉपिक है ये है अध्याय 3 कक्षा 8 का। ये हिस्ट्री का बुक है एनसीईआरटी, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे और फिर देखेंगे किस ईस्वी में। मैंने कल के क्लास में इसको नहीं दिखाया था, तो आज पहले हम देख लेंगे कि किस ईस्वी में अंग्रेज़ों ने भारत के किस प्रांत तक कब्जा कर लिया था, और उसके बाद टॉपिक की तरफ चलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों में से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार प्रेशर डाल रहे हैं कि मैम आप ज्योग्राफी शुरू कर दीजिए। तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब तक पूरी तरह से एक सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, आप अगर यहीं पर मैं इस क्लास को या इस सब्जेक्ट को स्किप कर देती हूँ तो क्या बचे भाग को जिस तरह आप लगातार समझते आ रहे हैं समझ पाएंगे नहीं। मैंने शुरू इसी प्रकार से किया था कि एक एक्सरसाइज आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री। आप लोगों में से जो मैच्योर्ड हैं उन्होंने मुझे ये सजेशन किया कि नहीं मैम आप एक साथ पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा दीजिए फिर दूसरे को शुरू करिएगा। तो अब जब हम हिस्ट्री के लास्ट पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यानी कि 8 क्लास में जो 2 पार्ट में आपका हिस्ट्री का बुक है, पहले पार्ट के आधे एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो और 2-4-10 दिन की बात है, धैर्यपूर्वक इस इतिहास को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल जैसा आप लोग कहेंगे उस तरह से शुरू करेंगे। इसलिए धैर्य रखें, हड़बड़ाना नहीं है। मुझे ध्यान में है कि मुझे कब क्या और कैसे पढ़ाना है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जो है प्रैक्टिस सेट बताइए, जो पहले पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम बिल्कुल, मेरे दिमाग में है कि प्रैक्टिस सेट लाना है, लेकिन तब तक आपके पास उस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों का आंसर होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आप लोग इसको डिटेल में पढ़ें। और जितना भी मैं आपको प्रश्न देती हूँ, ये जो नोट्स आपको मिल रहा है इस तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, तो ये उसी प्रकार के प्रश्न हैं जिस प्रकार से टेट में पूछे जाते हैं या किसी भी एग्जाम में। तो वो जब हम आपके पास प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो आपको खुद ये समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोगों में से कई के पास ये होगा भी। इस बात को यहीं विराम देते हैं और अब हम चलते हैं कि भारत पर अंग्रेज़ों ने किस ईस्वी में कितना कब्जा कर लिया था। ये आप देख रहे हैं, ये 1797 ईस्वी तक भारत बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद, यहाँ पर आप मैसूर में नहीं किया था, इस प्रांत पर और यहाँ और मद्रास में कब्जा कर लिया था अंग्रेज़ों ने 1797। लेकिन जब 1840 आया तो 1840 तक ये क्षेत्र यानी अंग्रेज़ों का कब्जा इतना दूर तक बढ़ गया, यानी दिल्ली हो गया आपका, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, मैसूर, अब भी यहाँ पर कब्जा नहीं किया गया था क्योंकि मैसूर के ही शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। और इस तरह से जितना भी आपका येलो दिखा रहा है ये सब 1840 तक की बात है, आपके नीचे भी लिखा हुआ है। और ये देखेंगे आप 1857 का जो विद्रोह हुआ था तब तक अंग्रेज़ों का यहाँ तक शासन पहुँच गया था, यानी कि मद्रास को भी कवर कर लिया था, मैसूर फिर भी बचा था, हैदराबाद फिर भी बचा था। और ये आप देखेंगे इस तरह से आपका लाहौर वगैरह, बनारस, कलकत्ता, सब कुछ सारे प्रांत को अंग्रेज़ों ने कवर कर लिया था। अब हम आज के टॉपिक पर चलेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम समझेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कि जिस प्रकार आप भारत देश का उदाहरण लीजिए। पहले देश है, बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया जिसको कि शहर की कैटेगरी में रखा जाता है, और कुछ ऐसे प्रांत हैं जिसको गांव के कैटेगरी में रखा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र तक अंग्रेज कैसे पहुंच गया इसको समझेंगे। तो इस अध्याय में जो आपका पहला टॉपिक है कंपनी दीवान बन गई। तो सबसे पहले हम दीवान का मतलब समझेंगे। दीवान क्या होता है? तो दीवान उस प्रधान अधिकारी को कहा जाता है जिसके परामर्श से ही राज्य में या पूरे देश में या फिर देश के किसी भी विभाग में, तो विभाग आप समझ रहे हैं कि जैसे आपका एजुकेशन विभाग हो गया, क्राइम विभाग हो गया, अलग अलग विभाग में, यानी कि ये अगर आपका ये देश है, देश से फिर आपका राज्य आता है, राज्य से आपका गांव आता है, गांव से आपका कोई भी विभाग कुछ भी आता है। तो यानी छोटे छोटे जगहों से या फिर बड़े बड़े जगहों से लेकर छोटे छोटे जगहों तक, छोटे छोटे जगहों से लेकर बड़े बड़े जगहों तक, सब काम जिसके परामर्श से होता है उसे ही हम लोग दीवान कहते हैं, और यही दीवान कंपनी बन गई। तो आपका जो ये टॉपिक है कि पहला प्रश्न है आपका, मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब सौंप दी थी? अब मुग़ल बादशाह ने क्यों सौंपा था? आपने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ऐसा मुग़ल शासक नहीं हुआ जो शक्तिशाली था, जो ताकतवर था, कमज़ोर था, और उसको अंग्रेज़ों ने डराया धमकाया और डर धमक कर जो है
मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को दीवानी सौंप दी, सबसे पहले बंगाल की, और ये समय था आपका 12 अगस्त 1765 ईस्वी। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। लेकिन जब आप अपने बुक में इसका फिगर देखिएगा तो उसमें दिखाया गया है इस तरह से कि ये जो आप कल्पना करने वाली बात है कि ये थोड़े से 2-4 लोगों के सामने में मुग़ल बादशाह से ये काम करवाया होगा, दीवानी उन्होंने ली होगी, लेकिन जब फिगर में आपको दिखाया गया है तो बिल्कुल ठाट बाट से भव्य समारोह की तरह दिखाया गया है इस काम को अंजाम देते हुए, जो कि गलत है, क्योंकि उसमें ब्रिटिश चित्रकार थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के पक्ष में चित्रकारी करी। फिर दूसरा प्रश्न आपका आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब ग्रहण की? ये 1765 ईस्वी में। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने इस तरह की दीवानी को ग्रहण कर लिया और दीवान के तौर पर, यानी जब दीवान बन गया अंग्रेज़, तो दीवान के तौर पर कंपनी के नियंत्रण में जितना भी भूभाग था, आर्थिक मामलों में भी वो मुख्य शासक बन गया उस भूभाग का। दीवान के अंतर्गत जो जो प्रांत आ रहा था, आर्थिक मामलों में भी उसका शासन बन गया कि उसको कौन सा अनाज निर्यात किया उपलब्ध कराया जाएगा, क्या दिया जाएगा, यानी कि आर्थिक मामलों में भी वो उन्होंने अपनी घुसपैठी शुरू कर दी। अब चूँकि कंपनी दीवान बन गई, उसके पास अधिक सेनाएं हो गई, हर भाग का काम उसे देखना था, तो उस सेना को, उस कर्मचारी को वेतन देने के लिए अब कंपनी का भी खर्चा बढ़ गया। और इस खर्चा को जुटाने में कंपनी ने क्या किया कि लोगों को ही लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर वो उस भूभाग के आर्थिक मामलों का भी शासक वो बन गया। और चूँकि वो कंपनी के नाम से भारत में उसने कदम रखा था, इसीलिए कंपनी को जिंदा रखने के लिए उसे चीज़ें भी खरीदनी बेचती रहनी थी, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि ब्रिटेन में जिस तरह के आपने देखा रॉबर्ट क्लाइव को या और भी अन्य गवर्नर जनरल को जिस तरह से वहाँ उन पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि ब्रिटेन से यही कहकर उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में छूट मिली थी कि आप सिर्फ व्यापार कर सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ब्रिटेन के डर से इन लोगों को चीज़ खरीदना बेचना भी चालू रखना था, ताकि इससे ये पता चले कि हमारा जो व्यापार है, हमारी जो कंपनी है वो जिंदा है। और इस तरह समय के साथ कंपनी को ये सब समझ में आने लगा कि उसे कितनी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और अब जो है, जो गांव में शासन चलाते थे उसको भी गुस्सा था, और जो गांव के शासक होते थे, गांव को शासन चलाने वाले को कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। अब समझने वाली यहाँ पर ये बात है, अगर हर प्रांत, हर गाँव के शासक एक दूसरे प्रांत के बारे में सोचते तो शायद अंग्रेज़ों का कब्जा भारत पर नहीं होता। आप उदाहरण के तौर पर पटना शहर ही लीजिए। पटना का जो शासक था उस समय, उस दौर में 18वीं शताब्दी में, तो पटना के शासक को कहा जाता था क्या कि आप अपनी जनता से जितना हो सके कर वसूल करिए और कर हम तक पहुंचाइए। अब देखिए इस पटना के शासक की कितनी मौत है कि जनता से अगर ये अधिक से अधिक कर लेना शुरू करती है तो जनता इसको शासक के रूप में अपनाने से इनकार कर देगी कि ये इस राजा ने अधिक से अधिक कर लेना शुरू कर दिया। और ये राजा अगर इस जनता से अधिक कर नहीं लेगी तो ये इस कंपनी को कर अधिक से अधिक चुकाएगी कहाँ से। बीच में ये जो शासक था ये अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन गई थी और हर हालत में परेशानी में ये जनता पड़ रही थी, जिसे अधिक से अधिक कर देना पड़ता था राजा को। कर का कुछ भाग राजा अपने लिए रखता था और बाकी सारा कंपनी के साथ जो एक तय रकम थी वो कंपनी को चुकाना पड़ता था शासक को। अब जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे उनके पास अभी भी काफ़ी ताकत थी, सम्मान भी था, उनके साथ कई लोग भी थे। और ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, जो पटना का है वो पटना का ही शासक है, जो बंगाल का है वो बंगाल का ही शासक है, तो उनको नियंत्रण में करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उनको किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो उसी प्रांत का शासक है जिस प्रांत में वो जन्मा है, जिस प्रांत में उसका वंशज भी तो है। ये मरेगा फिर उसका वंशज वहाँ पे चढ़ाई कर देगा। तो अंग्रेज़ों के लिए कठिन काम हो गया था। उसके बाद जो टॉपिक आपका है कंपनी की आमदनी, तो कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन वो अपने आप को एक व्यापारी ही मानती थी, क्योंकि वो तो व्यापार करने आया था। और कंपनी जो है भारी भरकम लगान जनता से लेना चाहती थी, जिसके कारण उस प्रांत के जो शासक थे, लेकिन धीरे धीरे अब तो कंपनी हर प्रांत का शासक बनना शुरू हो गया। और उसकी एक कोशिश यही, अंग्रेज़ों की यही कोशिश रहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा भारतवासियों से खरीदे।
राजस्व भी अधिक से अधिक हासिल करना चाहता था और कम से कम दामों में चीज़ भी लेना चाहता था। और इस प्रकार जो है भारतवासियों को प्रताड़ित करना अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया। और 5 साल के अंदर ही बंगाल में कंपनी द्वारा जितनी भी चीज़ें खरीदी जाती थी उसका मूल्य जो है दोगुना हो चुका था, क्योंकि लोग भी चालाक थे। अब ये चाहता था कि मुझे सूती कपड़ा, रेशमी चीज़ कम दामों में मिले, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय शासक थे वो सब समझ रहे थे कंपनी की चाल। अब क्या हो गया, ब्रिटेन सोच रहा है इधर कि जब कंपनी, यहाँ के लोग वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ से वहाँ से जो वो चीज़ खरीद रहा है तो इसके पास इतना पैसा है अब व्यापार करके कि वो इस पैसे से उस चीज़ों को खरीद सके। इसीलिए क्या हो गया कि 1865 के पहले तक ब्रिटेन कंपनी को सोने चांदी दिया करती थी और उसके बदले में कंपनी भारतवासियों से सामान खरीदती थी। लेकिन 1865 के बाद ये भी बंद हो गया और अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात किया जाता था, यानी कि चीज़ें खरीदी जाती थी। जो आप पैसा कमा रहे हैं उसी से आप चीज़ें खरीदिए। और इससे ये पता चलने लगा कि अब आप समझ सकते हैं कि जब कंपनी को ब्रिटेन से कुछ भी चीज़ आना बंद हो गया, सोना चांदी जिसके बदले में वो सामान खरीदता था, तो ये कंपनी ने क्या किया, अधिक से अधिक कर लेना शुरू कर दिया जनता से। अब हर हालत में स्थिति, अर्थव्यवस्था तो बंगाल की गड़बड़ा रही है। इससे क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में पड़ गई और जितने भी कारीगर थे वो गांव छोड़कर भागने लगे, क्योंकि उनको बहुत कम कीमत पर लोगों को, कंपनी को चीज़ें ज़बरदस्ती बेचनी पड़ती थी। अब चीज़ का दाम अगर वो दोगुना कर रहा है तो वो राजस्व बढ़ा देता था। इस तरह किसान भी अपना लगान नहीं चुका पा रहा था, कारीगरों का भी उत्पादन धीरे धीरे गिरने लगा और खेती तो पूरी तरह से चौपट हो गई। और इस स्थिति में ऐसा हुआ, अब आप समझ सकते हैं, जब कारीगर भाग गया, खेती चौपट हो गई, कलाकार वहाँ से निकल गए जो कपड़े बनाते थे, जो छपाई करते थे। तो इस स्थिति में 1770 से दशक के आसपास, यानी कि महज 5 वर्षों में ही बंगाल में ऐसा अकाल पड़ा जिसमें करोड़ों लोगों की मौत हुई। और ये अकाल जो है बंगाल में जितनी तिहाई थी, जितनी आबादी थी, उसका लगभग 1/3 लोगों की मृत्यु में तब्दील हो गई। तो इससे जितना भी प्रश्न निकला है अब हम उसको देख लेते हैं। कंपनी ने ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात कब बंद कर दिया था? 1865 के बाद। इसको आप 1865 भी सिर्फ माइंड में रख सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। और फिर अगला है आपका, बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में। बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद किसने सुला दी थी? 1770 में पड़े अकाल ने। और बंगाल में पड़े अकाल में बंगाल की कितनी आबादी समाप्त हो गई थी? लगभग 1/3। और भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? और ये यहाँ से शुरू होता है खेती में सुधार की ज़रूरत। जब किसान लोग खेती छोड़कर भाग गए, अनाज का पैदावार कम हो गया, 1770 ईस्वी में भारी अकाल पड़ा और अकाल से जब 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई, तब अंग्रेज़ों के समझ में ये आया कि अब खेती में सुधार करनी है। और यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है, खेती में सुधार। तो यहाँ से हम जब खेती में सुधार के टॉपिक को देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि ये जब स्थिति 1770 में ये हो गई और खेती में सुधार के लिए कम से कम 2 दशकों तक बहस चली, यानी 20 वर्षों तक बहस चली। और 1770 में 20 जोड़िएगा आपका 1790 हो गया। और जब 1790 से यानी कि 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, और जिसमें स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये महत्वपूर्ण है और आपका ये प्रश्न यहाँ पे मिल जाएगा कि भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कॉर्नवालिस थे। और अब हम समझेंगे कि ये स्थायी बंदोबस्त क्या है। तो इसको, ये प्रश्न में मेंशन नहीं है, इसको आपको समझना है कि जितने भी शासक थे, यानी जो राजा थे, जो तालुकदार थे वहाँ पे, उन सभी को इस कॉर्नवालिस ने जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी और उनको ये काम दिया, जमींदारों को, तालुकदारों को, आप छोटे छोटे किसानों से कर वसूल करिए और वो सभी कर आपको जितना रखना है रखिए, बाकी मुझे राजस्व के रूप में चुकाइए। और इसने, अंग्रेज़ों ने यानी इस कंपनी ने एक निश्चित राजस्व तय कर दिया कि मुझे बस इतना ही चाहिए। और इसी के साथ इसने यहाँ पर एक गलती करी कि इसने ये रकम तय कर दी और ये कह दिया कि भविष्य में आपके द्वारा चुकाया गया राजस्व का रकम कभी नहीं बढ़ेगा। और ये सोचकर इसने ये बातें तय करी कि इसके मन में हुआ चलो इससे ज़मींदार भी खुश हो जाएंगे, अच्छे पैदावार होंगे और उनको भी अपना उत्पादन में फ़ायदे नज़र आएंगे और मुझे भी राजस्व का राजस्व मिलता रहेगा। इस तरह ये है आपका स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। लेकिन इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के बाद समस्या क्या आई?
इसको समझिएगा। और साइड में आपका एक प्रश्न निकलता है कि बंगाल के काश्तकारों की स्थिति का वर्णन किसने किया और कब। तो ये एच.टी. कोलब्रुक थे। इन्होंने बंगाल के कार्यकालों की स्थिति का वर्णन किया है कि जैसे बंगाल में बहुत सारे गांव थे, कई ताकतवर रैयत भी थे जो खुद खेती नहीं करते थे और वो पट्टे पर यानी जिसको कहते हैं खेत लगाना, उस पर खेती करवाते थे और उससे लगान वसूल करते थे। आप समझ सकते हैं जिस किसान से लगान वसूल किया जाता था उसकी क्या स्थिति होती होगी। तो इस स्थिति का वर्णन किया है एच.टी. कोलब्रुक ने। और उसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न है आपके साइड से ही कि महल से क्या तात्पर्य है। तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी और एक गांव या गांव का एक समूह होता था जिसको कि महल कहते थे। और आगे से जब हम क्लास कंप्लीट करेंगे तो जितना भी साइड से प्रश्न उठता है वो सबसे लास्ट में हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बीच में इस तरह आ जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम समझेंगे ये कि ये जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उसमें समस्या क्या हुई थी। तो इसमें अंग्रेज़ों ने देखा कि ज़मींदार अभी भी ज़मीन के सुधार के लिए कोई खर्चा नहीं कर रही है, उसी तरह ज़मीन पड़ा हुआ है। और अंग्रेज़ों ने तो इसीलिए अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था कि ज़मीन का सुधार करो और उसके बाद फिर जो उपजाओ, फिर जो राजस्व है, कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो उसको चुकाना था। लेकिन कंपनी ने इतना राजस्व तय कर दिया था, इतना ज़्यादा कि वो चुकाना ज़मींदारों के बस की बात ही नहीं थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में असफल हो जाते थे उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और इस तरह जो है कंपनी कई ज़मींदारों से उसकी ज़मीन को नीलाम कर चुकी थी। लेकिन 19वीं सदी जब आई तो 19वीं सदी के पहले दशक में ही हालात इस तरह से बदल गया कि बाज़ार में हर चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, ज़मींदारों की आमदनी में सुधार हो गया। और लेकिन यहाँ पर कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुई, क्योंकि कंपनी ने ये उद्घोषणा की थी कि भविष्य में हम कभी भी राजस्व नहीं बढ़ाएंगे। जब ज़मींदारों को फ़ायदा होना शुरू हो गया तो कंपनी को अब परेशानी शुरू हो गई। अब तो वो राजस्व में वृद्धि भी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी भी ज़मींदार को ज़मीन को बेहतर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जिस तरह आपने पढ़ा कि नीलाम हो चुका था, जो बच गए वो बिना परेशानी और निवेश का बिना खतरा उठाए जो है उनको आमदनी होने लगी, क्योंकि मार्केट में किसी भी चीज़ की मांगें बढ़ गई। और यहाँ तक स्थिति आ गई कि और किसी दूसरे तीसरे गाँव में जो किसान नहीं लगान चुका सकता था, उसका लगान बहुत ज़्यादा होता था, वो नहीं चुका सकता था, उसके पुश्तैनी ज़मीन से भी उसको बेदखल कर दिया जाता था, वंचित कर दिया जाता था, उसको देश निकाला या आप गाँव निकाला कह सकते हैं, उसको दे दिया जाता था। तो इस तरह यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि समस्या क्या आई जब ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और ये समस्या सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए थी, ज़मींदारों के लिए नहीं। जो ज़मींदार शुरू में ही अपने सारी चीज़ों को खो चुके थे, अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, उनकी तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन जो बचे रहे उनको क्या फ़ायदा हुआ, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने हाथ पैर नहीं चला, जहाँ अंग्रेज़ अपने हाथ पाँव नहीं चला सके। उसके बाद आपका टॉपिक आता है एक नई व्यवस्था। तो इसमें से आपका जो है 2-3 प्रश्न है और ये साइड में आपका है टॉमस मुनरो जो है कहाँ का गवर्नर था, ये मद्रास का था। लेकिन मुनरो व्यवस्था एक अलग टॉपिक है, इसके पहले हम देखेंगे एक नई व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपको ये समझना है कि बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांतों में नई व्यवस्था किसने तैयार की और इसे कब लागू किया गया था। तो बंगाल के उत्तर पश्चिम, यहाँ अगर बंगाल है तो ये हुआ आपका उत्तर पश्चिम भाग। यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने 1822 ईस्वी में इसने लागू किया था एक नई व्यवस्था। और ये व्यवस्था जो तैयार की थी हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने। और ये जो व्यवस्था थी, ये मैकेंजी को ऐसा लगता था, ऐसा विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। और उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को भी मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया, गांव के एक एक खेत को अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर संशोधन के साथ उसको घटाया बढ़ाया जाता था। और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जो है जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया। और इसी व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का भी नाम दिया गया। ये जो आपके अंग्रेज़ थे हॉल्ट मैकेंजी, इन्होंने सोचा कि चूँकि गांव में लोग रह रहे हैं तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए, जैसी उनकी आमदनी उसी प्रकार का राजस्व। और एक राजस्व उसने तय नहीं किया। अंग्रेज़ों में भी कई ऐसे अंग्रेज थे जो
उस तरह निर्दयी निष्ठुर नहीं थे। तो इन्होंने एक निश्चित राजस्व तय नहीं किया। राजस्व में वो संशोधन करते थे, संशोधन सिर्फ बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि घटाने के लिए भी। और इन्होंने ज़मींदार की जगह पर गांव के मुखिया को राजस्व वसूलने का और कंपनी को फिर अदा करने का काम सौंपा था। फिर आपका इस टॉपिक में प्रश्न आता है, किस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया? तो जब राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया जाए तो इसको हम लोग महालवारी बंदोबस्त कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद अब आपका आता है मुनरो व्यवस्था, और यहाँ से आपका प्रश्न है रैयतवार किस व्यवस्था को कहा गया? तो दक्षिण भारतीय, अब भारत के दक्षिण की बात हो रही है, दक्षिण भारतीय इलाकों में जो विकसित व्यवस्था थी उसको रैयतवार व्यवस्था कहा गया। और टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करने वाले अंग्रेज कौन थे? ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। इन्होंने ही टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया था और इन्होंने युद्ध के बाद जिस प्रांत को जीता था उस प्रांत में जो है इस व्यवस्था को आजमा कर देखा था कि ये व्यवस्था किस प्रकार से है। और टॉमस मुर्नो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। कौन सी व्यवस्था? तो यही रैयतवार वाला व्यवस्था जो है। और ये अगला प्रश्न है आपका, किस अंग्रेज शासक का यह मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? यानी अंग्रेज़ जो किसानों से इस तरह लगान वसूल करते हैं और किसान की हालत ख़राब होती है तो अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए थी। ये टॉमस मुनरो का ऐसा मानना था। ये जो रीड थे, यानी कि ये जो आपने अलेक्जेंडर रीड देखा, रीड और मुनरो को ऐसा लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका ये तर्क था कि किसानों के साथ ऐसा बंदोबस्त करिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं, उनसे इस प्रकार से राजस्व वसूलिए कि उनको आत्महत्या ना करना पड़े, उनको गांव से निकलना ना पड़े। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत में अधिक ज़मींदार नहीं थे, सिंपल किसान थे, यानी रैयतदार थे, यानी जो बंटवारे पर खेती करते थे और जिसके पास अपना कुछ थोड़ा ज़मीन था वो अपने ही ज़मीन पर खेती करते थे। और कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर कब जोर दिया? तो 18वीं सदी के आखिर तक। यहाँ से आपका आ गया अफीम और नील की खेती। इसके पहले जो आपका है बस एक टॉपिक की सब कुछ ठीक नहीं था। जब ये नई व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं लागू की गई, जिसने भी किया, चाहे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किया हो या फिर हॉल्ट मैकेंजी ने किया हो या फिर कॉर्नवालिस ने किया हो या फिर टॉमस मुर्नो ने, ये सभी व्यवस्था लागू होने के कुछ साल बाद, कुछ सालों के अंदर ही अनेक समस्याएं दिखने लगी। ज़मीन से जो आमदनी होती थी उसको बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा ही राजस्व तय कर दिया। जिस अधिकारी को तय किया गया था कि तुम इससे इतना राजस्व लो 100 रुपया, अब ये राजस्व अधिकारी इससे 500 मांगने लगा। ये क्यों? तो ये ज़मीन से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में, और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहा था, रैयत गांव छोड़कर भागने लगे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गया। और जो कुछ अफसर थे अंग्रेज़ों के, उनको लगता था कि इस नई व्यवस्था से किसानों को संपन्नशील बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ज़मीन से जो आमदनी वो चाहते थे अंग्रेज़, यहाँ भी वो असफल रह गए। उसके बाद अब आपका आता है यूरोप के लिए फसलें, और यहाँ से जो आपका शुरू होता है नील की खेती। ये बहुत महत्वपूर्ण है नील की खेती तक पहुँचने के पहले, क्योंकि नील की खेती से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। नील की खेती तक पहुँचने के पहले हम समझेंगे कहाँ पर कौन सा फसल महत्वपूर्ण था। तो अंग्रेज़ों ने किस भागों में किस चीज़ की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया कि तुमको ये खेती करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया कि जो गांव के इलाके हैं वहाँ से सिर्फ राजस्व हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि यूरोप में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके हिसाब से हम उस चीज़ों को किसानों से पैदा भी करवा सकते हैं, उसकी पैदावारी भी हम किसानों से करवा सकते हैं। और 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दे दिया, क्योंकि यूरोप में नील और अफीम की ज़रूरत थी। और आपके बुक में एक छापेकारी दी गई है, एक 20वीं सदी में भारत में किस तरह से छापेकारी हुई है और इंग्लैंड में किस प्रकार से छापेकारी हुई है, तो उसको आप समझिएगा पहले फिगर को देखकर। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर, इसमें आप देखेंगे इसका ज़मीन भी नीला है, इसका ज़मीन भी नीला है, और ये जो आप देख रहे हैं नीले और इस तरह के फूल, ये सिर्फ कहीं हल्के नील का प्रयोग हुआ है, कहीं गहरे नील का, और ये काले कलर से यहाँ पर
प्रिंट यानी छपाई की गई है। प्रिंट किस प्रकार से होता है आप लोग सब जानते हैं, आगे और भी समझ लेंगे। लेकिन इसका जो ज़मीन कलर किया जाता था ये नीले कलर से ही, नील से ही। तो अब हम नील के बारे में गंभीरता समझेंगे। इसके पहले हम समझेंगे कि यूरोप में किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी और कहाँ किन चीज़ों को उपजाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। तो यहाँ हम देखेंगे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ और कपास, महाराष्ट्र में कपास और पंजाब में भी कपास, यहाँ ऊपर भी हमने लिखा है, और मद्रास में चावल। ये सभी चीज़ उपजाने के लिए अंग्रेज़ों ने किसानों को मजबूर किया। और विलियम मॉरिस कौन थे? तो ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे, ये विलियम मॉरिस। क्योंकि ये जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे, इन्होंने ही ये जो छापा अभी आपने बुक में देखा, इन्होंने ही ये छापे बनाए थे। और दोनों छापों में एक ही समान बात थी कि दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया था। अब हम आगे प्रश्न को देखेंगे। तो हमने जो भी दो फिगर देखा, एक इंग्लैंड का एक भारत का, इंग्लैंड के कपड़े पर भी जो हमने नीले कलर को देखा, ये काफ़ी संभावना है कि ये भारत से ही वो नील का कलर गया होगा और वहाँ के लोगों ने इसका उपयोग किया। लेकिन जब कपड़े की मांग बढ़ी तो नीलों का भी मांग बढ़ा। और ये भी तय है कि उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नील का पौधा किस इलाके में उगता है। तो ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में। और भारत किस जगह पे है, ज्योग्राफी में आपने इसको समझा है और नहीं समझा है तो आप लोग बने रहिए, ज्योग्राफी में भी चलेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सारे टॉपिक आपको नज़र आएंगे। तो ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में नील का पौधा उगता है। और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक जो हैं जो कपड़ा बनाते थे, वो कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। और उस समय जो है भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाज़ार में पहुंचती थी, क्योंकि जितना दाम मिलता था या फिर भारतीय लोग जो होते थे अपने सुविधा के अनुसार नील को तैयार करते थे और उसी हिसाब से वहाँ पर वो पहुँचता था, जितना नील उतनी खरीदारी। लेकिन जब भारत के प्रांतों में अंग्रेज़ों का शासन हो गया तो अंग्रेज़ ज़बरदस्ती भारतीयों से नील की ही खेती करवाना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोपीय बाज़ारों में नील की मांग ज़्यादा होने लगी। और जब भारतीय अपने मन से नील बेचते थे तो उस समय नील की भी कीमत बहुत अधिक होती थी। लेकिन जब भारत से कम नील जाता था वहाँ पर, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, वहाँ पर बोर्ड नामक एक पौधे पर उनको निर्भर रहना पड़ता था नीले रंगों के लिए। क्योंकि अब भारत से कम नील आ रहा है, उनको कपड़े की तैयारी करनी है अधिक तेज़ी से, तो ये जो बोर्ड नामक पौधा था उससे वो नीला और बैगनी रंग निकाल कर उसको कपड़ा प्रिंट करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन ही जमा लिया तो अब तो अंग्रेज़ों की मर्जी है वो किस तरह से खेती करवा रहा है और किस तरह से नील अधिक से अधिक ले रहा है। तो प्रश्न यहाँ है, यूरोपिया नीले और बैगनी रंग बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग करती थी? यूरोपिया। तो ये बोर्ड नामक पौधे का। और बोर्ड नामक पौधे कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में। आप देखेंगे ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों ही नील के खेती से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस तीनों प्रश्न को आपको माइंड में रखना है कि किस क्षेत्र में और किस किस चीज़ों से नील की तैयारी होती थी। और बोर्ड नामक और दुनिया में नील उत्पादन आधा कब हो गया? तो ये 1783-1789 के बीच दुनिया में नील उत्पादन आधा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि जिस तरह आपने ये देखा कि बोर्ड नामक पौधे से नील के बदले में इसको यूज किया जाता था, लेकिन जो कपड़े रंगने वाले थे वो अधिक से अधिक भारतीय नील को ही पसंद करते थे, उससे ही कपड़ा रंगना पसंद करते थे। उनको उससे सुविधा भी होती थी और कपड़े की एक अलग ही चमक होती थी। अब जो यूरोप में बोर्ड के पौधे से नील निकालता था, उसने यूरोप के सरकार से ये प्रार्थना की कि भारत से जो नील आ रहा है उसको रोकिए, क्योंकि भारत से नील आ रहा है तो हमारी नील यूं ही पड़ी रह जाती है, हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो भारत से नीलों के आयात पर रोक लगाई जाए और हमारे नील को खरीदा जाए। लेकिन कपड़े रंगने वाले को भारतीय नील ही पसंद थी, क्योंकि वो नील अधिक चमकदार होता था, नीला रंग बिल्कुल प्योर नीला लगता था। और बोर्ड के पौधे से जो नील बनता था वो बिल्कुल बेजान लगता था, फीका लगता था। और इस तरह 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। और यानी कि आप भारत से नील न मंगाएं। इससे क्या हुआ कि अलग अलग प्रांत के लोगों ने अलग अलग जगह पर नीलों की खेती करनी शुरू कर दी।
तो यहाँ पर देखना है हमको कि बंगाल में नील की खेती तेजी से कब फैलने लगी। तो इस प्रश्न को हम बाद में देखेंगे, जब भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। इसको हम यहाँ पर राउंड करते हैं। लेकिन ये जो है प्रश्न, कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में नील की खेती कौन करता था? फ्रांसीसी वहाँ उस प्रांत में करने लगे। ब्राज़ील में नील की खेती पुर्तगाली करने लगे। ब्रिटिश लोग नील की खेती जमैका में करने लगे। स्पेनिश लोग नील की खेती वेनेजुएला में करने लगे। क्योंकि खेती कैसे की जाती है ये समझ में आने लगा। भारत में अंग्रेज़ों का इतना बड़ा टोली था तो उसको समझ में आ रहा था किस तरह नीलों की खेती करनी है। और इस तरह से क्या हुआ, 18वीं सदी आते आते भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया और कपास उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई। क्योंकि कपास से सूती कपड़ा बनता था, नील से नीला रंग बनता था। अब आप समझ सकते हैं सारे चीज़ भारत में ही उपलब्ध थे। इससे क्या हो गया, इसी दौरान मांग भी नील की तेज हुई और वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो भारत को संसाधन मिलते थे वो भी बंद हो गए, भारतवासियों को नहीं बल्कि अंग्रेज़ों को। इसीलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है यहाँ जो आपने ऊपर देखा, दुनिया में नील उत्पादन आधा कब हो गया था? तो ये 1783-89 ईस्वी के बीच। और कहाँ कहाँ किसने नील को उपजाया? और एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक में जो आप पढ़ रहे हैं, भारतीय नील की मांग क्यों थी, उसमें एक प्रश्न और निकलेगा कि दुनिया के किस क्षेत्र में बहुत सारे नील के बागान देखे गए। महत्वपूर्ण प्रश्न है और उस प्रश्न से हम अगले क्लास में इसको शुरू करेंगे। आज हमने इस अध्याय के आधे भाग को कंप्लीट किया, बाकी बचे भाग को यानी भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, इसको हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे इसी एक प्रश्न के साथ। तो आशा करते हैं आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। बचे भाग को लेकर बने रहिए आप इस चैनल के साथ।